Hello, Bacha Party, my N-Squarians. Welcome back to your own YouTube channel जिसका नाम है नीट निकेतन. And as you guys know, अभी हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट? फेज 1 में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं. ई सेल कैसे निकालना है, यानी कि ईएमएफ कैसे निकालना है, नर्स्ट इक्वेशन कैसे यूज़ करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उनसे रिलेटेड पावर एंड काफ़ी कुछ हम लोग देख चुके हैं. आज हम एक नया सेशन जो शुरू कर रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फेज 2, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड और आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं. ऑलराइट, चलो. तो चलो भाई शुरू कर देते हैं जल्दी से. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. ओके, तो हमने पिछले फेज के बिगिनिंग में ही डिस्कस किया था कि मैम मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है. अगर आपने फेज 1 नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को फॉर श्योर रेफर कर सकते हो. अभी शुरू करते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हमको पता है कि मैम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ आयंस, राइट? तो यस, हमें यहाँ पे पढ़ना है ओम्स लॉ. एग्जैक्टली वही लॉ है ये जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है? सो वी नो हियर कि बच्चे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ करंट, राइट? We know that V is directly proportional to I. तो यहाँ से आप बोल देते हो V is equal to IR, right? जब आप proportionality constant हटाते हो तो आप वहाँ पे proportionality sign हटाते हो तो आप वहाँ पे proportionality constant लगा देते हो. क्लियर है? I believe yes. ठीक है. सो आप एक बार इसको जल्दी से पढ़ लो. बड़ा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक, ओम्स लॉ. V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, I है इंटेंसिटी ऑफ करंट, और अगर बात की जाए R की तो R है रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस में अपने खुद के नाम में ही आ रहा है रेजिस्ट करना. इसका मतलब किसी चीज को रोकना. किसको रोकेगा? करंट के फ्लो को. तो अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि वो करंट के फ्लो को ना सपोर्ट नहीं कर रहा है. जैसे कि वुड है, वुड जो है वो करंट के फ्लो को सपोर्ट नहीं करता. अब उसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है. वो कह रहे नहीं, मेरे अंदर से यार करंट को पास मत होने दो. ठीक है. अब अगर बात की जाए रेजिस्टेंस के SI यूनिट की, तो बड़ी प्यारी सी यूनिट होती है विच इज ओम, राइट? OHM. और बड़ा ही प्यारा सा सिंबल होता है इसका, लाइक दिस. ये आपको पता है, ये आप अपने 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. क्लियर है? अब देखो, जो ये रेजिस्टेंस होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के. यानी कि अगर सपोज आपके पास कोई वायर है, ठीक है, तो उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उसका उतना बढ़ जाएगा. ठीक है. जितनी छोटी वायर होगी उसमें रेजिस्टेंस उतना कम होगा. एंड दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि वायर आपका जितना बड़ा होगा, बड़ा इन द सेंस उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. सपोज आपका एक वायर है ये, ठीक है, लाइक दिस, और आपका एक वायर है ये. ठीक है. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा है, बड़ा है, तो यानी कि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, ये वैल्यू कम है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है. ठीक है. इज इट क्लियर? तो जो ये रेजिस्टेंस है इट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्लियर है? नाउ जब आप यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज रो। वो क्या होता है? ये रो। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? RHO। RHO, रो स्पेलिंग, इट्स अ ग्रीक लेटर। ठीक है, अब आप रो को यार कैसे डिफाइन कर सकते हो? अगर मैं बोलूं यहां से कि यहां से यू कैन से दैट R इज इक्वल टू रो L बाय A, राइट? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लेंथ जो है, जो वायर की लेंथ है, इफ आई टेल यू कि यार इट इज 1 सेंटीमीटर और जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो R इज इक्वल टू रो हो जाएगा ना। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से आप रो यानी कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हो कि जब लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या होगा? R जो होगा वो रो के इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। तो आप क्या बोल सकते हो? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर and a cross section equal to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम जनरली सेंटीमीटर्स के साथ ज्यादा डील करते हैं, बट ऑफ कोर्स जब आप SI यूनिट्स की बात करोगे तो आप मीटर्स में ही इसको रेफर करने वाले हो। ओके, सो यस, हियर यू कैन सी। अब अगर बात की जाए रेजिस्टिविटी के, किसकी? रेजिस्टिविटी के SI यूनिट्स की या नॉर्मली यूनिट्स की, तो देखो हमको पता है दैट मैम R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। यहां से रो कितना आ जाएगा? रो विल बी रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, लाइक दिस। रेजिस्टेंस हमें पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट्स होती हैं ओम, राइट? एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ होती है सेंटीमीटर, ये कट जाएगा तो जो यूनिट निकल के आएगी रेजिस्टिविटी की वो क्या होने वाली है? ओम सेंटीमीटर। ठीक है जी, ओम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ओम या ओम सेंटीमीटर। अगर आप ऐसा यूनिट्स की बात करो तो ओम मीटर। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इज दिस ओके? यस। आगे बढ़ते हैं कंडक्टेंस की तरफ। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे? रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? रेजिस्टेंस। अब हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कंडक्टेंस के बारे में। तो बेसिकली कंडक्टेंस को यार आप G से डिनोट करते हो, कैपिटल G से। ठीक है, कैपिटल G से, एंड इट इज जस्ट इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1 बाय R। ठीक है, तो यस, दिस इज योर कंडक्टेंस। आप पढ़ सकते हो अ मेजर ऑफ ईज। अब देखो रेजिस्टेंस क्या था? अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, कि कितना कोई जो कंडक्टर है वो रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है फ्लो ऑफ करंट को। अगर कंडक्टेंस की बात की जाए तो वो आप कह सकते हो एक तरीके से कंडक्ट करने की जो उसकी ईज है, जो उसकी आसानी है, उसको जब आप मेजर करते हो दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। ऑल राइट, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये आपको बता दिया है, G से डिनोट करते हैं एंड इट इज सिंपली इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1 बाय R। क्लियर है? मुझे लगता है अभी तक आपको कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई? अब अगर बात की जाए मैम इसके SI यूनिट्स के बारे में, तो क्या होगी? रेजिस्टेंस के यूनिट्स अपने को पता है ओम, तो यहां से आप बोल सकते हो कि मैम जो G के यूनिट्स निकलने वाले हैं वो क्या निकल के आएंगे? 1 बाय ओम, यानी कि आप इसको बोल सकते हो ओम इनवर्स, राइट? ओम इनवर्स। और इसको, अच्छा ये बहुत मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, ओम इनवर्स क्या होता है? सॉरी, ओम क्या होता है? OHM, राइट? या इसको कहीं और लिखते हैं, वेट, हाँ, जो हम ओम लिखते हैं, रेजिस्टेंस की जो यूनिट्स होती हैं इस रेजिस्टेंस की, वो क्या होती है? ओम।
स्पेलिंग उसकी क्या होती है OHM। जब हमने उसका इनवर्स कर दिया तो उसका नाम भी ना हमने ओम से उल्टा कर दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, ओम इनवर्स को मोह, MHO, इसीलिए यहां से इरेज कर दिया था मैंने ओम को, बिकॉज इट इज मोह। और इसी को ही हम लोग साइमंस भी बोलते हैं, जिसको आप एस से डिनोट करते हो, ठीक है, साइमंस और सीमेंस जो भी आप चाहो प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द SI सिस्टम द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज सीमेंस, ठीक है, विच इज वन सीमेन इज इक्वल टू वन ओम इनवर्स या फिर 1 मोह। तो यू कैन जस्ट सिंपली से दैट 1 सीमेंस इज इक्वल टू 1 मोह, MHO। क्लियर है? तो चाहे कहीं पे ओम इनवर्स लिखा हो, चाहे कहीं पे मोह लिखा हो, चाहे कहीं पे सीमेंस लिखा हो, आपको समझ जाना है कि किसके बारे में बात हो रही है मैम, कंडक्टेंस के बारे में बात की जा रही है, जिसको आप G से डिनोट करते हो। क्लियर है? मुझे लगता है इसमें आपको यार कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा था एग्जैक्टली उसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। अब कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स था, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स है। तो कंडक्टिविटी जिसको आप स्मॉल k और इसको बोलते हैं कापा, क्या बोलते हैं, कापा, KAPPA, इट्स अ ग्रीक लेटर, ठीक है, ग्रीक में आप इसको बोलते हो क्या चीज, कापा, एंड इट इज सिंपली इनवर्स ऑफ रो, राइट। रेजिस्टिविटी का इनवर्स इज कंडक्टिविटी, ओके। तो यस आप यहाँ पे यार पढ़ सकते हो कि कंडक्टिविटी इज 1/ρ। इज दिस क्लियर? आई बिलीव यस, ठीक है, आई बिलीव यस। अगर हाँ यूनिट्स आप यार देख लो, रेजिस्टिविटी के हमने यूनिट्स देखो भाई क्या डिस्कस किए थे हमने, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स हमने निकाला था ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। तो इसका इनवर्स हो जाएगा आराम से कौन, कंडक्टिविटी। क्लियर है? यस, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले let me, I have something for you which I have noted specially for you. What is that? अब देखो हमने क्या क्या सीखा, just a moment, हाँ, let me change something. Yes, let me show you something. अभी देखो हमने क्या क्या सीखा, R is equal to rho L/A, ये हमने देखा रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस के केस में हमने देखा। और अभी हमने क्या सीखा कि मैम जो कापा होता है इट इज 1/ρ, राइट, इट इज 1/ρ। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लाइक एक तरीके से ज्वाइन करो, सबसे पहले आप यहां से क्या बोल सकते हो, रो की वैल्यू निकल के आ जाती है क्या, रो विल बी R इंटू A/L, राइट, A/L, ये आ जाएगा रो, ठीक है। अब अगर आप 1/ρ करने की कोशिश करो, इसका पूरे का रेसिप्रोकल करो, ठीक है, इसको यहां लगा दो। सो व्हाट इट वुड बी, इट विल बी 1/R इंटू L/A, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा विच इज बेसिकली योर कंडक्टिविटी, सही है। तो बच्चे जो 1/R होता है वो क्या होता है, कंडक्टेंस, राइट, दिस इज बेसिकली G। और अगर बात की जाए L/A की, तो बच्चे लोग ये एक नया टर्म है आपके लिए जिसको हम बोलते हैं हियर, दिस L/A is nothing but your what is it called, it is called as cell constant, right? Let me see, just give me a moment. G star, right, it is called as cell constant, right, ठीक है, it is called as cell constant। क्लियर है? तो और इस सेल कांस्टेंट को हम लोग G स्टार से डिनोट करते हैं, किससे, G स्टार से, जस्ट अ मोमेंट, G हियर इज आवर G एंड स्टार, ठीक है, इसको हम लोग G स्टार से डिनोट करते हैं। So here you can say that this conductivity kappa is equal to G into G star, okay?
इट इज G इंटू G स्टार। सही है, इसको भी बच्चे आप नोट कर लो, ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और कोहलार्ट्स लॉ और डेबाय-हकल-ऑन-सेजर इक्वेशन के बारे में भी हमें बात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम अब देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी को। बाकी सब चीजें हमने देख ली हैं, अभी हम देखने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी को। ठीक है, so yes, it is defined as the conductivity of all the ions produced by 1 mole of electrolyte in solution। जब आपके पास 1 mole of electrolyte आपने डाला है, प्रेजेंट है किसमें, आपके सॉल्यूशन में, तो उनके आयंस के द्वारा जो कंडक्टिविटी देखी गई है उसको आप क्या बोलोगे, मोलर कंडक्टिविटी। उसके नाम में ही आ रहा है मोलर, राइट, यानी कि मोल से रिलेटेड है। क्या चीज है एक मोल, वहां पे आपकी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1 मोल। ऑल राइट, चलिए इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, राइट। मोलर कंडक्टिविटी को आप डिनोट करते हो किससे, लैम्डा से। ओके, नाउ दिस लैम्डा इज K बाय मोलारिटी। अब जनरली जो आपको सारी चीजें गिवन होती हैं, इट इज गिवन इन सेंटीमीटर। सो जो आप जनरली फॉर्मूला यूज करने वाले हो, इट्स gonna be lambda is equal to K into 1000 by molarity or concentration। ठीक है, this is the formula which we are going to use the most। all right, आगे बात कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। अब देखो इस पे बेस्ड काफी बार क्वेश्चंस देखे गए हैं जो कि सिंपली थ्योरी बेस्ड है, तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ या फिर आप बोल सकते हो डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरी करती है। तो देखो अगर बात की जाए कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी जो है इट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो बेसिकली, तो जो कंडक्टिविटी जो हमने काप्पा वाली कंडक्टिविटी पढ़ी है, इट विल डिक्रीज विद डाइल्यूशन। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम है ना, अब आपने वॉल्यूम बढ़ा दी है सॉल्यूशन की, अगर आपने डाइल्यूशन किया है तो आपने वॉल्यूम बढ़ा दी है। इसका क्या मतलब है बच्चे, कि जो नंबर ऑफ आयंस थे एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में, वो क्या हो गए, कम हो गए, है ना। जिनके पास करंट था वो क्या हो गए, कम हो गए। तो इसीलिए कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन के साथ कम होती है। मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज क्यों कर रही हूं, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। दोनों केसेस में, चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, और यहाँ पे भी दोनों ही केसेस में चाहे स्ट्रॉन्ग चाहे वीक कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होती है। ऑल राइट, चलिए मुझे लगता है कि अभी तक कोई परेशानी नहीं होगी। अगला देख लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये कैसे वेरी करती है। अभी देखो जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है ना किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला है नंबर ऑफ आयंस, नंबर 1 नंबर ऑफ आयंस, और दूसरी चीज है बच्चे मोबिलिटी ऑफ आयंस, के जो आयंस हैं वो कितना मूव कर रहे हैं। मोबिलिटी एंड नंबर ऑफ आयंस दो चीजों पे डिपेंड करती है। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयंस है और मोबिलिटी यानी कि जो स्पीड ऑफ आयंस है वो बढ़ जाती है डाइल्यूशन के साथ। जैसे आप डाइल्यूट करोगे तो जो आपकी सपोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो प्रॉपर 100% डिसोसिएट हो जाएगी। सही है, तो स्पीड ऑफ आयन भी बढ़ जाएगा क्योंकि अब उसको ज्यादा जगह मिल गई है आयन को मूव करने के लिए, है ना। और
जो कहाँ थे हम, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ गए क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट है वो अच्छे से डिसोसिएट हो रही है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, द इंक्रीज इन स्पीड इज ड्यू टू द डिक्रीज इन इंटर आयनिक इंटरैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, जो अभी हमने डिस्कस किया कि आयन को ज्यादा जगह मिल जाएगी मूव करने के लिए। हेंस द मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि अब आपके पास एक ही मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। Hence, the molar conductance of both weak as well as strong electrolytes increase on increasing the dilution. ठीक है, क्लियर है। एक बार बच्चे लोग आप इसको जल्दी से रीड कर लो, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं दो, अभी तक देखो जो हम वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी देख रहे थे, इट वॉज इन अकॉर्डेंस विद क्वालिटेटिव स्टडी, के बस आपने बताया कि ना वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ठीक है। ये दोनों जो लॉज हैं ये बताते हैं क्वांटिटेटिव स्टडीज के बारे में, ठीक है। वन इज कोहलार्ट्स लॉ एंड द अनदर वन इज बेसिकली डेबाय-हकल-ऑन-सेजर्स लॉ, ठीक है, जिसमें हम डेबाय-हकल-ऑन-सेजर्स इक्वेशन बेसिकली इसी के साथ हमें डील करना है, क्लियर है। अब देखो कोहलार्ट्स लॉ क्या कहते हैं, बड़ा जरूरी है ये, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो देखो कि यार जो मोलर कंडक्टिविटी है ना वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से डाइल्यूशन कर दी है, ये किसका पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। और इसको हम लैम्डा इनफाइनाइट से शो कर रहे हैं कि जो ये लैम्डा की वैल्यू है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से डाइल्यूशन कर दिया है। तो जब ऐसा डाइल्यूशन हो चुका होता है तो कोहलार्ट्स अंकल ने बोला इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ केटायंस एंड एनायंस। अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, सपोज हमारे पास अगर हमको NaCl के बारे में बात करनी है तो जो उसके इंडिविजुअल आयंस हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दोनों का ना अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन रहने वाला है टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस, ठीक है जी, टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ चाहे कितने भी आयंस और प्रेजेंट हैं। बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर केटायन या हर एनायन का अपना खुद का कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी, ओके। सो यस, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज, यानी कि अगर मैं NaCl के मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करूं तो आप Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों को कंसिडर करोगे इंडिविजुअली, ठीक है। Anions each multiplied by the number of ions present in one formula unit of the electrolyte, ठीक है। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि जितने नंबर ऑफ आयंस हैं फॉर्मूला यूनिट में उससे उसको मल्टीप्लाई तो करोगे ही करोगे, ठीक है। अभी बाकी हम और क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेबाय-हकल-ऑन-सेजर्स इक्वेशन में जो हमें याद रखने की जरूरत है, सबसे पहली बात ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड है, ठीक है। सो यस, so it is limiting law is used to determine the behavior of only strong electrolytes and it is not applicable for weak electrolytes, ठीक है। बड़ा प्यारा सा सिंपल सा इक्वेशन है, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस k रूट c। c यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और जो लैम्डा नॉट m है इट इज द लाइक एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? आई बिलीव यस। ऑलराइट, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोहलार्ट्स लॉ के बारे में, ठीक है। इसके बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। अभी देखो, in the calculation of molar conductivity at infinite dilution of weak electrolytes, से कोहलार्ट्स लॉ जनरली हम लोग weak electrolytes के केस में
यूज करते हैं। अब देखो, जैसे आपको सपोज CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, तो ना आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अब की बार हर आयन इंडिविजुअली सपोर्ट दे रहा है, हर आयन जो है इंडिविजुअली यहाँ पे अपना अपना क्या बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो यू कैन से इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज CH3COONA HCl प्लस HCl माइनस NaCl। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, CH3CO आपने इसमें HCl अगर ऐड कर दिया और फिर NaCl सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अल्टीमेटली CH3COOH ही बना ना। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें ना हमें ऐसे इक्वेशंस को फॉर्म करना है। ऑलराइट, in the calculation of degree of dissociation alpha is equal to lambda mc by lambda m naught, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू at a particular concentration divided by molar conductivity at infinite dilution। या तो जब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में बात की जा रही है, या तो आपको नॉट का साइन दिखेगा या फिर आपको इनफाइनाइट का साइन दिखेगा, दोनों का मतलब सेम है, आपको देख के समझ जाना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो इट कम्स आउट टू बी K into 1000 by lambda m naught, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 एप्लीकेशन ऑफ कोलार्ड्स लॉ। आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अगर जाओगे तो आपको ड्राइव लिंक मिलेगा एंड यू विल फाइंड ऑल नोट्स देयर। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। द मोलर कंडक्टिविटी of 0.5 mole per dm cube per volume per solution of AgNO3 with electrolytic conductivity of this at 298 Kelvin is। अभी देखो हमको क्या गिवन है, हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है, एक सॉल्यूशन की जिसकी हमें with electrolytic conductivity of this at 298 Kelvin is। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखो, so we know कि बच्चे lambda m बिल्कुल टोटली ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हमने डिस्कस किया था कि बच्चे जो lambda m है वो किसके इक्वल होता है, K into 1000 by मोलारिटी। अभी देखो आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। सो K into 1000 बाय मोलारिटी, मोलारिटी आपको गिवन है सीधी 0.5। सारे वैल्यूज आप पुट कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा, दैट्स इट। अभी भी अगर देखो यहाँ पे जो वैल्यू है आपको पर सेंटीमीटर में गिवन है, राइट, आपको ये वैल्यू अभी भी पर सेंटीमीटर में गिवन है, सही है, क्लियर है। तो इसीलिए आपने इसको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया है, ओके। सो K into 1000 बाय मोलारिटी और आपको आपका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, सही है। आगे देख लेते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। आप कैसे लिख सकते हो NH4OH को, सारे जो ऑप्शंस हैं एक बार आप उनको देख लीजिए, ठीक है। चल NH4Cl प्लस NaCl माइनस NaOH, तो बच्चे ये क्या बनेगा आप देख सकते हो क्या, NH4Cl, देखो आप बोल रहे हो, आप इसको ऐसे लिख के भी देख सकते हो, NH4OH, फिर आपने इसमें ऐड किया NaCl और आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या चीज, Na और OH, तो ये क्या बना, NH4Cl ही बन गया, NH4Cl बना, हमें चाहिए NH4OH। तो देखो ये वाला ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, हमें क्या चाहिए NH4OH, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है NaOH
आपने ऐड किया NaOH में क्या चीज, NaCl, NaCl ऐड किया और उसमें से NH4Cl माइनस कर दिया। NH4Cl तो आप कैसे ही उसमें से माइनस करोगे यार, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे देखो NH4OH प्लस NH4Cl, तो देखो 2 बार NH4 आ गया और वो माइनस नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा पहली बात ऑप्शन नंबर डी ही। देख लेते हैं कैसे। आप यहाँ पे कह रहे हो क्या, NH4Cl प्लस NaOH और माइनस NaCl, Na हटा दो, Cl हटा दो, बचा क्या, देखो NH4OH बच गया ना, तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही जवाब है। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन देखो आपसे कोलार्ड्स लॉ से पूछे जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। हमने देख लिया कैसे। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An increase in equivalent conductance of strong electrolyte with dilution is mainly due to, हमने भी डिस्कस किया था कि जो हमारी मोलर कंडक्टेंस एंड एक्चुअली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है। करेक्ट है। उसका रीजन पूछा गया है, इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी। अरे वाह, पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ आयंस और उनकी मोबिलिटी 2 फैक्टर होते हैं। तो देखो बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे बड़ी इंक्रीज क्यों होगा बच्चे, मेनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, 100% आयनाइजेशन, इंक्रीज इन बोथ नंबर ऑफ आयंस एंड आयनिक मोबिलिटी। तो बच्चे यहाँ पे हमारा मेन रीजन है क्या, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस। सही है। सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑलराइट, क्लियर है। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। I'll just stay out of the screen. So strong electrolytes are completely ionized at all concentrations on increasing dilution. तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो सेम रहेंगे लेकिन मोबिलिटी बढ़ जाएगी। सही है भाई। और हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इग्नोर किया है किस फैक्टर को, नंबर ऑफ आयंस वाले फैक्टर को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हर कॉन्सेंट्रेशन में जो है 100% डीकम्पोज, या डीकम्पोज तो नहीं, हम बोलेंगे आयनाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वी हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कोहलार्ड्स लॉ स्टेट्स दैट at infinite dilution, each ion makes definite contribution to conductance of an electrolyte, whatever be the nature of the other ion of the electrolyte. Yes, exactly. Equivalent conductance के बारे में तो नहीं बोलते हैं, वो conductance के बारे में हमने बात की थी कोहलार्ड्स लॉ में। Alright. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नहीं, हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करते हैं। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन और कंडक्टेंस के बारे में बात की गई है। आप एक बार देख लो यार, इसीलिए मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ ताकि आप प्रॉपरली ना क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस को रीड कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वी नो। ओके, ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ अ पीस ऑफ अ मेटल द अदर एंड बिकम्स हॉट बिकॉज ऑफ। और आपने देखा होगा, आप जब भी कोई मेटालिक स्पून से कुकिंग कर रहे होते हो तो जो दूसरे वाला एंड होता है वो भी गर्म हो जाता है। उसका कारण क्या है, और इसीलिए उस एंड पे जनरली आप देखोगे कि कोई इंसुलेटर या तो कोई लकड़ी का या फिर कोई सिलिकॉन या प्लास्टिक का वो लगा होता है ताकि आप उसको पकड़ के आराम से बना पाओ। राइट। तो वो गर्म क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ energized electrons moving to the other end, minor perturbation in the energy of atoms, no,
रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, मेटल तो पहली बात रेजिस्टेंस बहुत कम होता है मेटल्स में, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ एटम्स, नो, इट इज बिकॉज ऑफ एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टू द अदर एंड। जब मेटल्स की बात हो रही है तो कौन भागेगा इधर से उधर, इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए हियर इज द राइट चॉइस। क्लियर है? आई बिलीव इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अभी चलते हैं और आगे और बात करते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे। कूल है? तो चलो शुरू करते हैं हमारा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सही है? तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। इट सिंपली सेज कि यार जब भी ना इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो आपको पता है इलेक्ट्रोड्स पे कोई ना कोई सब्सटेंस जो है वो जाके डिपॉजिट होता है, राइट। सो व्हाट डज इट से कि यार जो भी मास ऑफ सब्सटेंस है जो डिपॉजिट हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने कितना यू कैन से कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो इलेक्ट्रोड्स पे ज्यादा सब्सटेंस जाके लिबरेट हो जाएंगे। अगर आपने कम इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो इलेक्ट्रोड्स पे कम सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो मास डिपॉजिटेड है, जो W है यहाँ पे, वो क्या है? डिपॉजिटेड वाला मास, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। बेसिकली यू कैन से चार्ज, ठीक है। और आपको पता है कि इस Q इलेक्ट्रिसिटी पास्ट को आप क्या लिख सकते हो? करंट इनटू टाइम लिख सकते हो, राइट गाइस। सो यू कैन ऑल्सो से कि मैम जो ये W है इट इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। अब जब आप यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओगे और उसको आप बोलते हो Z, ZIT, ठीक है। जिट, W इज इक्वल टू ZIT, ठीक है। अब ये Z क्या है? इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस Z का बच्चे नाम क्या होता है? दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इस Z को आप ये बोलते हो। और ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू E बाय F। किसके इक्वल होता है? E बाय F के इक्वल होता है। E यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट वेट, और F है यहाँ पे फैराडे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसको लिख भी देते हैं। E है यहाँ पे क्या चीज? इक्विवेलेंट वेट, और F है यहाँ पे फैराडे, यानी कि 96,500 कूलम्स। सही है? बस एंड ऑफ द फर्स्ट लॉ। ये हमारे लिए पता होना जरूरी है। करंट आप एम्पियर्स में डालोगे, टाइम आप सेकेंड्स में डालोगे, आर या मिनट में नहीं डालना है, टाइम आप सेकेंड्स में रखेंगे। क्लियर है? इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्दी से देख लो, फिर चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ, ठीक है। और फिर हम कुछ 2-4 फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे एंड बूम वी विल बी डन। ओके, तो चल अब क्या है, अगर आपने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, आपके पास अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं A एंड B, आपने दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो क्या होता है? जो मास ऑफ डिफरेंट आयंस हैं जो लिबरेट हुए हैं किसी इलेक्ट्रोड पे जाके, वो कैसे होते हैं आप बोल सकते हो? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंस, यानी कि देयर इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है। तो अगर आपने मास W1 बाय W2, ठीक है, पहला इलेक्ट्रोलाइट बाय दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इज E1 बाय E2। E यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट वेट, ठीक है भाई। इक्विवेलेंट वेट मैम कैसे निकालते हैं? याद दिला दो, याद दिला देते हैं। इट इज मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। सही है? क्लियर है? अब देखो W1 को अब ZIT, पीछे देखा था हमने, वैसे लिख सकते हो। अब देखो IT से IT कट जाएगा, तो अब E1 बाय E2 को, E1 बाय E2 जो इक्विवेलेंट वेट्स हैं
उसको आप Z1/Z2 से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको Z की वैल्यू गिवन है तो। सही है, क्लियर है, बड़ा इजी सा है ये, फटाफट से देख लो इसको एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो चलो यार क्वेश्चंस शुरू कर लेते हैं। The number of Faradays required to produce 20 gram of calcium chloride, 20 gram of calcium from molten CaCl2 will be okay। तो हमको बताने कि हमको कितने Faradays की रिक्वायरमेंट है 20 ग्राम्स कैल्शियम निकालने के लिए फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। तो देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं फटाफट से ना कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब आपको पता है जो W जो वेट डिपॉजिटेड है इट इज Z इंटू Q, ठीक है। Q आप देखो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि जो ये Q है उसको हम लिख सकते हैं W/Z, बड़ा इजी है। अब हमको मास डिपॉजिटेड कितना चाहिए बच्चे, 20 ग्राम्स चाहिए, ठीक है। हमें कितना चाहिए 20 ग्राम्स, और हमको पता है देखो Q यहां से आ गया W/Z, सही है। वेट डिपॉजिटेड हमें कितना चाहिए 20, और मैंने आपको बताया था Z क्या होता है E/F, ये Z होता है E/F। E इज द इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। E इज द सिंपली इक्विवेलेंट वेट। बच्चे इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना निकल के आ जाएगा किसके लिए, Ca कैल्शियम के लिए कितना होता है 40/2 आप बोल सकते हो। Ca2 पॉजिटिव में वो एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर वेट 40 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो E की वैल्यू आपको पता चल गई 40/2, और Z इज ऑटोमेटिकली E/F। तो आप क्या निकाल रहे हो, फेराडेज में वैल्यू निकाल रहे हो, राइट। तो आप इसको बोल सकते हो 20 डिवाइडेड बाय 40/2, ये वैल्यू किस में आ जाएगी, फेराडेज में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। सो इट्स गोना बी 1 फेराडे। क्लियर है, इज दिस क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 1, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। W इज इक्वल टू ZQ आपने पहले किया, यहां से Q जो है वो वेट बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आ गया। वेट आपको कितना डिपॉजिट कराना है 20 ग्राम्स चाहिए आपको, ठीक है। Z ऑटोमेटिकली E/F होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पीछे भी बताया था। इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का कितना आएगा 20 आएगा, 40 डिवाइडेड बाय 2, क्यों, क्योंकि कैल्शियम का n फैक्टर क्या है 2 है, राइट। Ca2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, राइट। n फैक्टर वगैरह यार हमने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस किए हैं, आगे और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट वेट आपने डाल दिया तो जो ये वैल्यू है ये फेराडे में आ जाएगी 1 फेराडे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट चॉइस, सही बात है। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। During the electrolysis of molten sodium chloride, the time required to produce 0.10 mole of chlorine gas using a current of 3 amperes. Okay, so we know that W is equal to ZIT. सही है, हमको क्या बताना है, हमको टाइम रिक्वायर्ड बताना है। तो यहां से हम टाइम निकाल लेंगे। वेट डिपॉजिटेड हमें कितना चाहिए 0.10 मोल हमें गिवन है। तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमें पता है मैम, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से बच्चे वेट निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, सही है, ये निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स मुझे कितने गिवन है 0.10, ठीक है, 0.10 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हमें क्या चाहिए क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 70। एक क्लोरीन का होता है 35.5, Cl2 गैस का होगा कितना 70। Z की वैल्यू होती है E/F, राइट। Z इज E/F। अगर इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात की जाए क्लोरीन के,
तो बच्चे वो एज इट इज 35.5 ही निकलने वाला है, आप देख सकते हो एग्जैक्टली देखो वैसे ही किया हुआ है। 35.5 है उसका क्या चीज, मैं ही करके दिखा देती हूँ तुमको। इक्विवेलेंट वेट, फेराडे की वैल्यू क्या होती है 96,500, ठीक है। आई करंट हमको गिवन है 3 एम्पियर, तो यहां से तुम टाइम निकाल लोगे, क्लियर है। एग्जैक्टली देखो ऐसे ही किया हुआ है, सही बात है। अब देखो यहाँ पे जो मुद्दे वाली बात है, टाइम निकल के आने वाला है किसमें, सेकंड्स में। हमें उस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। जो ये वैल्यू आएगी इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, आप बड़े आराम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना जानते हो, इसीलिए मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप देखोगे हर जगह आपके लिए रखी हुई है। समटाइम्स क्या होता है ना कि बोर्ड पे कुछ इधर लिखा है कुछ उधर लिखा है, तो बच्चों को ना सिर्फ नोट्स देख के कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं मतलब कैसे किया हुआ है या हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे बताया हुआ है। तो इसीलिए आपको एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दी गई है, बिल्कुल रिटन फॉर्म में, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। कूल है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अरे वाह, यहाँ तो सीधा ऑप्शन आंसर ही गिवन है, कमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड्स। हमको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू IT होता है, ठीक है। तो यहां से आप चार्ज निकाल लोगे, 1 एम्पियर करंट जा रहा है 60 सेकेंड्स के लिए, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, 60 कूलम्स, राइट, ठीक है। अब हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो अगर आप 60 को 1 के चार्ज से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना, यूनिटरी मेथड और कुछ नहीं है। 1 का पता है तो हमें पता चल जाएगा कि 60 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अगर इतना चार्ज हमको गिवन है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो रहा है मैच। 3.75 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 at STP will be. I just cannot understand why there are not questions here. Okay, मुझे लगता है चलो उसको यहीं पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो यार, अब यहाँ पे क्या लगने वाला है, फैराडेज सेकेंड लॉ पिक्चर में यहाँ पे आने वाला है, सही है। कैसे आने वाला है, देखो हमें पता है कि मैम W1 यानी कि से Ag का ले लेते हैं बाय W ऑफ O2, जो वेट डिपॉजिटेड है सिल्वर बाय ऑक्सीजन, इट मस्ट बी इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है, लाइक दिस, सही है। यस मैम, ठीक है। सिल्वर का कितना वेट डिपॉजिट हुआ है ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना है। बाकी तीनों चीजें WO2, EAG, EO2, ये तीनों चीजें हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कैसे गिवन है, देखो वेट ऑफ O2 कितना डिस्प्लेस हो रहा है, वो कह रहे 5600 ml ऑफ O2, STP पे बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, गिवन वॉल्यूम बाय मोलार वॉल्यूम, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। तो यहां से आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल, सबसे पहले कितने आ गए 5600 बाय 22,400, ठीक है, बिकॉज 1 मोल आइडियल गैस STP पे इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है मिलीलीटर में, ml में बात हो रही है क्योंकि हम mls में ही डील कर रहे हैं, 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स हम कह सकते हैं
अच्छा चलो और आगे देख लेते हैं और पूरा सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गए, हमें क्या चाहिए, वेट। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो आप इस वेट को नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास से निकाल सकते हो। हम बात कर रहे हैं O2 की, राइट। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 32 से, तो ये आ जाएगा आपका पूरी वैल्यू जो है ये क्या निकल के आ जाएगी, इट विल बिकम वेट ऑफ ऑक्सीजन, राइट। इट विल बिकम वेट ऑफ ऑक्सीजन। WAG निकालना है, WO2 हमने निकाल लिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर की अगर बात की जाए तो क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है मैम, सिल्वर का 108 होता है, इसका n फैक्टर 1 होता है। तो WAG की वैल्यू आ गई सिंपली 108। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 की अगर बात की जाए, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 डिवाइडेड बाय इट्स n फैक्टर यानी कि 4। तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाता है 8। O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 8 होता है। सारे वैल्यूज आपको मिल गए ऑलरेडी, ठीक है भाई। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे ये कितनी आ जाएगी, आई बिलीव इट्स गोना बी 8, राइट। 1/4 ये है, 1/4 इंटू 32 विच इज बेसिकली 8, ठीक है। तो देखो जब आप सारे वैल्यूज को पुट करोगे, इसको चलो यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। W ऑफ AG हमको निकालना है, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड हमें निकालना है, बाय 8। W ऑफ O2 अभी हमने निकाला, W ऑफ O2 इज दिस, ये हमने निकाला 8, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां से 8 से 8 कट जाएगा, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितना आ गया, 108 आ गया सीधा सीधा, ठीक है भाई। 108 108 108, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। मैंने आपको हर स्टेप बता दिया है। WAG के निकालना है, WO2 ऐसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर ऐसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन ऐसे निकालेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप सब कुछ आपको बता दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये हम फेज 1 में कर चुके हैं। यू कैन जस्ट रीड द क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट और आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। यू हैव सम टाइम, टेक योर टाइम एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स, ठीक है। और अभी हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर होता है फिनिश, ऑलराइट। सो चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओप्स, कुछ नहीं देखा तुमने, राइट, कुछ नहीं देखा आपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है, एंड लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स विदाउट चीटिंग, क्योंकि अब आप मुझे रीजन भी बताओगे, क्योंकि मुझे लगता है आपने चीटिंग कर ली होगी, तो अभी आप मेरे को रीजन भी बताने वाले हो, कूल है। चलो अभी ये होता है फिनिश, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। वी आर always with you and we are always for you. Till then, bye bye.